बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय। इसके हमने दो पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेकेंड इज द डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ एंड टेम्परेचर में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखने के लिए हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और ये कुछ हमने एक आपके लिए ड्राइव्ड इक्वेशन और रिलेशन है जो हमने इसको फाइंड आउट किया हुआ है ऑन द हायर क्लासेस, जो हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन को यहाँ से इस फार्मूला से जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें यहाँ पर बतानी है कि एक तो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है एंड सेकेंडली हमने लेंथ के बारे में बताना है और टेम्परेचर ऑफ द वायर के लिए बताना है। तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू करंट ओवर n e। n is the number of electrons, e is the charge on the electron and a is the area of the cross sectional wire। जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और हमें पता है जो करंट पास कर रहा होता है दैट इज इक्वल टू v ओवर r। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू i की इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वी डी की वैल्यू बन जाएगी v ओवर NEAR। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस हम यूज़ कर रहे हैं और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, वो भी एरिया एंड रेजिस्टेंस, ये सब के सब क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब है कि VD और इज़ प्रपोर्शनल टू, यहाँ से हमें पता चलेगा दैट VD इज़ प्रपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़, इसको थोड़ा सा V से हम थोड़ा टर्न कर लेते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़ प्रपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। तो यहाँ से हमें पता चलता है, इस इक्वेशन से पता चलता है कि जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, I इंक्रीज़ करेगा जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। क्योंकि यहाँ से इसी इक्वेशन के बाद अगर हम यहाँ से ये भी हमें पता है कि V इज़ प्रपोर्शनल टू I होता है। इसकी मोर जस्टिफिकेशन हम यहाँ दे देते हैं कि V इज़ इक्वल टू IR। R हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है और ओहम्स लॉ से ही हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि V इज़ प्रपोर्शनल टू I होता है। तो इसका मतलब है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेगा करंट भी इंक्रीज़ करेगा और जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर जस्टिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। सेकेंड में हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग लेंथ एंड टेम्परेचर, कि जब हम लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी कि डिक्रीज़ करेगी। तो हम अगेन वही फॉर्मूला जो हम पहले यूज़ करके यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर NEAR, यानी कि हम इसके इज इक्वल टू है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये हमें पता है कि जैसे जैसे कंडक्टर्स में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और यहाँ से हमें इस चीज़ का भी पता है कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को डालें तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी तो उस लिहाज से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ से हम करेंगे कि दिस इक्वेशन शोज़ व्हेन द लेंथ L एंड टेम्परेचर T डिक्रीजेस, यानी यहाँ पर हमने बताना है कि लेंथ डिक्रीज़ कर रही है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ होगी। सो इन शॉर्ट दिस इक्वेशन शोज़ दैट व्हेन लेंथ L एंड टेम्परेचर T डिक्रीजेस, जब ये दोनों चीज़ें डिक्रीज़ करेंगी तो हमारी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में जब डिक्रीज़ करेंगी तो चांसेस ऑफ द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स वो क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनली क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सो हेंस दिस इज़ अबाउट फर्स्ट
short question. The second short question is, do bends in a wire affect its electrical resistance? Explain. क्या जो bends होते हैं, जैसे हमारे पास एक straight wire है और अगर इस straight wire को मैं यहाँ से ऐसे bend कर दूँ, ठीक है, कि उसको अगर bend कर दूँ तो क्या ये जो straight wire थी इसकी रेजिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसका जस्टिफिकेशन, हमने इसका जवाब जो है देना है, ये है नो, बेंड्स इन अ वायर डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये तो हमने बता दिया कि नहीं, वो अफेक्ट नहीं करते हैं, बेंड्स जो हैं वो वायर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं करते हैं। उसकी रीज़न्स क्या है? उसकी रीज़न है कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area। इसका मतलब ये है कि जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टर्म रहती है R is proportional to L over A, और कांस्टेंट साइन यहाँ पर आएगा तो R is equal to रो L over A। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। इस रेजिस्टेंस से हमें पता चलता है कि इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस किन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है, एंड द लास्ट वन इज़ एरिया ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि अगर उसमें बेंड आ भी जाता है वायर में तो रेजिस्टेंस उसकी अफेक्ट नहीं होगी। ये हमारे पास जस्टिफिकेशन थी। इस तरह से हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जो 13.3 है ये हमने जब थियरी पढ़ी थी तो वहाँ पर भी हमने इसके जो है इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। तो हम इसमें ये बताते हैं, व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर ए एंड बी, व्हाट इज़ द टॉलरेंस। आपने एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि व्हाट इज़ टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन इसका बनता है कि आपने बताना है व्हाट इज़ मेंट बाय टॉलरेंस। ये बताना है, सबसे पहले तो आपने बताना है कि जो 2 फिगर्स दी हुई हैं इनकी आपने अलग-अलग टॉलरेंस फाइंड आउट करके बतानी है, जो कि हमने मैथमेटिकल स्टेप से की है। और उसके बाद आपने बताना है कि टॉलरेंस होती क्या है, व्हाट इज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस की पहले भी हमने बात की हुई थी कि जो पॉसिबल वेरिएशन होती है रेजिस्टेंस की उसकी मार्क्ड वैल्यू से, ठीक है, पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड द टॉलरेंस। और फर्स्ट 3 बैंड्स जो इसमें दिए होते हैं वो आपको बताते हैं उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू के। तो जो लास्ट वन होता है बैंड, दिस बैंड शोज़ दी टॉलरेंस। जो फर्स्ट 3 बैंड्स हैं ये आपको उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताते हैं, और लास्ट बैंड जो है वो आपको उसकी टॉलरेंस के बारे में बताता है। तो ये जैसे फर्स्ट फिगर है, ये आप थोड़ा सा बुक से भी कंसल्ट कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर वहाँ पर कलर्ड नज़र आएगा। तो फर्स्ट वन में आपके पास ब्राउन है, ब्राउन का हमारे पास नंबर बनता है 1। सेकंड जो है हमारे पास बैंड है उसका नंबर क्या बनता है, ग्रीन है, और ग्रीन का बनता है 5। और जो लास्ट वन है दैट इज़ रेड, और रेड में हमने नंबर नहीं शो करना है, इसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स शो करने हैं। तो रेड के हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स बनेंगे 2, क्योंकि वहाँ पर उसकी वैल्यू 2 है। इसको सबको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ 1500 ओहम। ये हमारी रेजिस्टेंस निकल रही है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। हमने लास्ट बैंड गोल्ड लगा होगा, जब लास्ट बैंड गोल्ड होगा तो इसका मतलब है कि उसकी टॉलरेंस कितनी है, प्लस या माइनस 5%। प्लस माइनस 5% का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी एक्चुअल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो 1500 में से 1500 में से प्लस माइनस 5% अप या डाउन हो सकती है। क्या मतलब, अगर हम 1500 का 5% निकालेंगे तो वो वैल्यू बनती है 75, और हमने 75 को एक दफ़ा 1500 से माइनस करना है और एक दफ़ा 1500 में प्लस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 1425, और जब ऐड करेंगे तो 1575। तो इसका मतलब है कि 5% टॉलरेंस का मतलब है कि 1500 की जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है उसकी मार्क्ड वैल्यू 1500 है, लेकिन उसकी वैल्यू वेरी कर रही है 1425 से लेकर 1575 ओहम तक। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसमें फर्स्ट बैंड जो है वो येलो है, उसकी वैल्यू है 4, वो हमने 4 एज सच ही लिख दिया। सेकंड बैंड वाइट है, उसकी वैल्यू है 9। ये हमारे पास एक बाकायदा चार्ट बना हुआ है जहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ की कोडिंग को पढ़ा था, याद किया था।
और लास्ट जो हमारे पास यहाँ पर कलर आ रहा है दैट इज़ ऑरेंज। ऑरेंज में हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखने हैं और ऑरेंज के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 3। इनको जब हम ऑल टुगेदर लिखेंगे तो ये आएगा दैट इज़ 49,000 ओहम। और जो फोर्थ बैंड यहाँ पर है दिस इज़ सिल्वर कलर का बैंड, एंड सिल्वर कलर बैंड की जो टॉलरेंस है दैट इज़ ±10%। और एक्चुअल रेजिस्टेंस है 49,000 ±10%। अब 49,000 का जब हम 10% निकालते हैं उसकी वैल्यू निकलती है 4900। हम 4900 को 49,000 में एक दफ़ा ऐड करेंगे, हम एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 44,100 से लेकर 53,900 ओहम तक इसकी वेरिएशन हो सकती है इस वाली सेकेंड वाली रेजिस्टेंस की। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इट्स रेंजेस। 3 चीज़ें हमने यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो एक तो रेजिस्टेंस करनी होती है और उसके बाद उसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू विद परसेंटेज लिखनी होती है और तीसरी हमने उसकी रेंज लिखनी होती है जो टॉलरेंस हमें शो करता है। The next to it is 13.4. Why does the resistance of a conductor rise with the temperature? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्यों इंक्रीज़ करती है? हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। इसकी जस्टिफिकेशन हमने ऐसे दी थी कि जब हम टेम्परेचर किसी कंडक्टर का बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स क्या कर जाती हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये इसके एटम्स हैं जो हमने इसके अंदर ऑलरेडी जिससे मिलके ये बना हुआ है। और यहाँ पर हम इसको ऐसे शो करेंगे कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो मूवमेंट है, जो इसको यहाँ से इस एंड से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से फ्लो करके पॉजिटिव पोटेंशियल तक पहुँचना होता है, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको हीट देते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड दी हीट, जब हमने इसको हीट दी कंडक्टर को, ठीक है, हीट का मतलब है जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। जब हम इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं ये इसकी वाइब्रेशनल जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ शुरू हो जाती है। वाइब्रेशंस ऑफ द एटम इन द लेटिस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे पास एक एटम है, ये इसकी एक वाइब्रेशनल एनर्जी है जिससे ये मूव कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक तो होता नहीं है, ठीक है, स्टैटिक नहीं होता ये एटम, ये अपनी जगह पर क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। तो जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, हम जो इसको टेम्परेचर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी मज़ीद क्या कर गई है, अपनी मीन पोजीशन के अलोंग इंक्रीज़ कर गई है। पहले इतनी थी, ठीक है, अब इंक्रीज़ करके इतनी ज़्यादा हो गया, इसका एम्पलीट्यूड क्या कर गया है, इंक्रीज़ कर गया। यही बात हमने यहाँ पर की थी कि एम्पलीट्यूड जो है उसका क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। जब इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कोलाइड विद द एटम्स वो क्या कर जाएंगे, वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। हैंस द चांस ऑफ देयर कोलिजन with the free electrons also increases. In this way we can say the resistance of the conductor also increases. Mathematically ये justification हमने पढ़ी थी जो हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से निकाली थी। यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ये होती है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं किसी भी वैल्यू पे, तो जो उसकी रेजिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर है वो इस वैल्यू पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके जी, द नेक्स्ट इज 13.5. What are the difficulties in testing whether the filament of the lighted bulb obeys Ohm's law? वो क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं कि जब भी हम टेस्ट करते हैं किसी फिलामेंट बल्ब को और वो लाइटेड बल्ब को
वो ओबे नहीं कर रहा होता ओहम्स लॉ को, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ ऐसी आती हैं? तो जो मेन डिफ़िकल्टी आती है वो है राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। जैसे ही हम बात करते हैं फिलामेंट बल्ब की, तो ये नॉन ओहमिक डिवाइस है, तो हम देखते हैं कि ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करती एक पॉइंट पर आकर। वो इसलिए ओबे नहीं करती कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ करता जाता है तो रेजिस्टेंस में जब चेंज आता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, तो उसके हिसाब से ओहम्स लॉ उस पे ओबे नहीं करता। सो ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फिलामेंट बल्ब ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इनिशियली आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू से इस वैल्यू के दरमियान ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ ओहम्स लॉ ओबे कर रहा है, ओहम्स लॉ ओबे कर रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप देखते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जैसे ही भी हम एक पॉइंट क्रॉस करते हैं, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो करंट आप देखें उस तरह से इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट पर ओहम्स लॉ ओबे नहीं करता, ओहम्स लॉ डजंट ओबे। इस पॉइंट पे क्यों नहीं करता? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती। यही बात हमने यहाँ बताई है, व्हेन द बल्ब इज़ ऑन इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इज़ लो एंड द रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, जो कि हमने यहाँ बात की है। सो द फिलामेंट ओबेज ओहम्स लॉ, यहाँ पर ओबे कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ पर पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड ओहम्स लॉ इस पॉइंट के बाद वैलिड नहीं रहता। तो दीज आर द डिफ़िकल्टीज़ जो हम फेस करते हैं फिलामेंट बल्ब में, जिसमें ओहम्स लॉ शुरू के पार्ट में तो ओबे कर रहा होता है, लेकिन सेकेंड पार्ट में ओबे नहीं करता। So change in temperature produces change in resistance, produces change in physical state. So these are some difficulties जो हमें फिलामेंट बल्ब में फेस करनी पड़ती हैं। 13.6 ये एक मैथमेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें जस्टिफिकेशन इसके मैथमेटिकल स्टेप से देनी है। हमारे पास फिलामेंट रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू हाई है, एक की वैल्यू लो है, ठीक है। एक 500 वाट्स पे 220 वोल्ट्स हैं उस बल्ब के, और दूसरे बल्ब के 100 वाट्स हैं 220 वोल्ट्स बल्ब पे, ठीक है जी। द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज़ हायर देन दी 500 वाट्स 220 वोल्ट बल्ब के साथ, यानी कि हमने वोल्टेजेस जो है वो कांस्टेंट रखे हुए हैं, जबकि पावर जो है वो हम एक की ज़्यादा है और एक की कम है, और हमने बताना है कि जिसकी जो है वो पावर ज़्यादा है, जिसकी पावर कम है, तो क्या उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, या जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि जिसमें पावर 500 वाट्स है और वोल्टेज उसकी 220 वोल्ट्स है, वोल्टेज दोनों केस में कांस्टेंट है, ठीक है, और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर वो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था पावर वाले फॉर्मूला से। पावर इज़ इक्वल टू v² r से, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। फर्स्ट केस के लिए 1 लगा देंगे, सेकंड केस के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। इसी चीज़ को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस के हिसाब से बन जाएगी v² p। तो फर्स्ट केस में जो वोल्टेजेस हैं वो 220 वोल्ट्स हैं और 500 वाट है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 96.8 ओहम। सेकंड केस में सेम वैसे ही हमने फॉर्मूले में 220 वोल्ट्स के साथ 100 वाट को सब्स्टिट्यूट करना है। ये सेकंड केस है, इसमें हमारे पास पावर 100 वाट की है, उसमें 500 वाट थे। जब इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस निकले 484 ओहम। तो हमने देखा कि R2 इज़ ग्रेटर देन R1। R2 की रेजिस्टेंस, यानी जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, हैंस प्रूव्ड। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ओके जी, 13.7 दैट इज़ रिलेटेड टू द डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूस वेरिंग पोटेंशियल। ये क्वेश्चन जो है ये हमने थियरी में ट्वाइस अ टाइम पढ़ा है। एक दफ़ा हमने इसको रियोस्टेट के बी पार्ट में पढ़ा था,
जब रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ा था, और एक दफ़ा हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में पढ़ा था कि जिसमें हमने कहा था कि पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, जिसमें हमने पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ा था। तो हम दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक को सूटेबली यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी पढ़ सकते हैं और पोटेंशियोमीटर को भी एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल जो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, यहाँ पर पोटेंशियल मीटर को हमने एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ा है। तो ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, और हमने ये हमारे पास फिगर है जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने दी हुई है, ठीक है। और ये हमारे पास एक हाई पोटेंशियल है, और ये हमारे पास कौन सा पोटेंशियल है, नेगेटिव है, तो ये लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है। और इसके दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये प्लस और ये माइनस, और ये वोल्ट्स हैं जो कि यहाँ मेजर कर रहे हैं। सो हम लोगों ने ये बात कही थी कि जब हम यहाँ पर इस की को जब हम क्लोज़ कर देते हैं तो इस सर्किट में से क्या पास करता है, करंट आई पास करता है, और वो जो करंट आई पास करता है उसकी वैल्यू है I इज़ इक्वल टू E ओवर R। हम सपोज करते हैं ऑम्स लॉ के मुताबिक, इस इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पे हम ये बात करते हैं कि जब हमने इस जो की को इस C पॉइंट पे रखा है तो उस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल है दैट इज़ कॉल्ड VAC, and this VAC is equal to, according to the Ohm's law again, I into R. What is this small r? Small r is basically the resistance जो आपको बता रहा है कि A पॉइंट से लेकर R पॉइंट तक जो स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज़ हुई है ये उसकी वैल्यू है। ये हमने इस इक्वेशन में क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के I में क्या कर दें, ये सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। इस I को, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन की I में क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें क्वेश्चन 2 को। ये वैल्यू है जो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट की है, यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी VAC इज इक्वल टू ER ओवर R, ठीक है। अब ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस R। जब R हमारा ये जो है, व्हेन दिस R इज़ मिनिमम, जब ये R हमारा मिनिमम होगा, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि R की वैल्यू इस वक्त क्या होगी, 0 होगी। तो उस केस में अगर हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VAC हमारे पास क्या होगा, मिनिमम, यानी 0 वैल्यू आएगी। और अगर R हमारे पास मैक्सिमम आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इस R की वैल्यू जो वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर स्मॉल r की, वो कैपिटल R के बराबर होगा और उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो उस वक्त आपके पास VAC की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ E ओवर R इंटू R, ये कैंसिल होके आपके पास VAC किसके इक्वल आ जाएगा, VAC इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर आ जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो इन स्लाइडिंग contact C from A to B, then R changes from 0 to its maximum value and VAC changes from 0 to E, यानी वो अपनी जैसे जैसे R चेंज कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करी होगी, वैसे वैसे इस पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करी होगी। So this is how we calculate the potential divider from the potentiometer. So the next question is 13.8, and that is explain why the terminal potential difference of a battery decreases when the current drawn from it increases. इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये वैल्यू के ऊपर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है, ये जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कम होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम इसको इस तरह से कुछ लिख लेते हैं, दैट इज़ VT इज़ इक्वल टू E माइनस IR। अब हम ये कहते हैं कि ये वैल्यू माइनस वाली जितनी बढ़ेगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल पोटेंशियल वो कम होता जाएगा। मैं एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 2 एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास जो सेल था उसकी वैल्यू थी दैट इज़ 10 वोल्ट्स, और हमारे पास उस वक्त IR की वैल्यू कम थी, दैट इज़ सपोज 2 वैल्यू थी, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 वोल्ट्स होगी। अब हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं कि लेट अस सपोज इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करके कितनी हो गई है,
लेट अस सपोज 6 हो गई है, तो अगर हम इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इसकी वैल्यू को जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने वोल्ट्स रह जाएंगे, ओनली 2 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि अगर ये माइनस फैक्टर जितना इंक्रीज़ होगा उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो दिस इज़ द वे हम कहते हैं कि व्हेन द करंट आई इंक्रीजेज द पोटेंशियल ड्रॉप आई आर इंक्रीजेज, एनर्जी डिसिपेशन होती है, ठीक है, एज अ हीट इनटू अ बैटरी ऑल्सो इंक्रीजेज। सो EMF इज़ कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा EMF क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमारी। सॉरी, यहाँ पर मैंने 8 नहीं, इट शुड बी 10, सॉरी, ये कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें से अगर हम 10 में से 6 को निकालेंगे तो इट बिकम्स 4। तो आप ये देखें, ये चीज़ कांस्टेंट है, 10 इज़ कांस्टेंट, EMF इज़ कांस्टेंट। तो हम 10 में से जब 6 को निकालेंगे इट बिकम्स 4 वोल्ट्स, ये कम होगी इसकी वैल्यू। और जब ये माइनस फैक्टर कम था तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी। सो इसका मतलब है E अगर E तो कांस्टेंट ही होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस बैटरी की कांस्टेंट होगी, लेकिन जैसे जैसे उसका इंक्रीज करंट जो है, जो उसमें से ड्रॉ कर रहा है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वेरी करती जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि 10 हमारे पास कांस्टेंट है। अब मैं कहती हूँ कि और ज़्यादा इंक्रीज करके ये वैल्यू कितनी हो गई है, इट बिकम्स 7। तो अगर हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये और देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती है। यानी ये देखें, ये चीज़ कांस्टेंट है EMF, अब मैंने इसकी वैल्यू और बढ़ा दी है, पहले 2 थी, फिर 6 कर दिया, 7 कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए। इसकी वजह से जो हम अगर माइनस फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखें ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। दिस इज़ द वे हाउ कैन वी एक्सप्लेन कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिक्रीज़ करता है। ओके जी, द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर की अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था, उसने हमें इस तरीके से 4 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ मैश, और उसमें गैल्वेनोमीटर को कॉमन रखा था दोनों साइड्स की मैश में, R1 R2 R3 R4 के फॉर्म में, और एक लूप सा बना था जिसको मैं अभी मैश कह रही थी, ABCDA, और इसको सेपरेटली सॉल्व किया था हमने, और वहाँ से हमने बैलेंसिंग कंडीशन निकाली थी रेजिस्टेंसेस के लिए। और वो बैलेंसिंग कंडीशन क्या थी, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। और अगर मैंने सपोज़ किया था उस वक्त भी कि ये जो R4 है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम अननोन वायर इस जगह पर कनेक्ट कर देते हैं, इस जगह पर अगर हम अननोन वायर कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी अगर हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हम वो यहाँ कनेक्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इस R4 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेकर आते हैं तो वो कुछ वैल्यू यूँ बन जाएगी। तो इस केस में हमारे पास ये R2 R3 R1 R2 R3 एंड R1, ये तीनों की तीनों जो हैं रेजिस्टेंसेस, ये हमें क्या होंगी, ये हमें नोन होंगी। और हम इस फॉर्मूला में जब वैल्यूज़ डालेंगे इन तीनों रेजिस्टेंसेस की तो हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।